अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक टॉपिक जो है वो हमारे पास रह गया था, जो कि वैल्यू ऑफ जी यानी कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड है कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हो अर्थ से, जो हमारे पास जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू के अंदर डिक्रीज आता है या फिर इसकी वैल्यू ऑल्टर होती है। और इस टॉपिक के अंदर हमारे पास जो जी का कॉन्सेप्ट है यानी कि स्मॉल जी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट है जो लाजमी तौर पे गलत बना हुआ होगा आपके जहनों में, वो भी सही होगा। मतलब अभी तक आप लोगों को या फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा है और आपके टीचरों ने भी आपको क्या बताया होगा, या फिर हमने भी इस स्मॉल जी के बारे में जो है वो काफ़ी सारे चैप्टर्स के अंदर क्या पढ़ा है कि ये जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है। जो स्मॉल जी होता है ये आपके पास कांस्टेंट होता है, या फिर इसकी वैल्यू जो होती है वो आपके पास कांस्टेंट होती है। यही कॉन्सेप्ट आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आपके टीचरों ने भी बताया होगा, और हमने भी काफ़ी सारी जगहों के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो यही बता के जो है वो न्यूमेरिकल्स के अंदर भी और वैसे भी कई जहाँ पे भी जो है यूज़ किए, यही बता के यूज़ किए कि ये जो आपके पास जी है ये कॉन्स्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट गलत है। जो स्मॉल जी है ये आपके पास कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो या फिर ग्रेविटी बोलो, या ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दो, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कि जो आपके पास स्मॉल जी होता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट एक कंडीशन के ऊपर होती है। जो हमने जितनी भी जगहों पे इसको यूज़ किया है उसी कंडीशन के मुताबिक यूज़ किया है, और आपको जितने भी टीचर्स ने बताया है या फिर आपने जितना भी पढ़ा है वो उसी कंडीशन को यूज़ करते हुए पढ़ा है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो फिर इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू के अंदर जो है वो ऑल्ट्रेशन आएगी। वो कंडीशन क्या है कि आप जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो वाली कंडीशन क्या है आपके पास कि जिस कंडीशन के ऊपर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है कि आपको सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ही रहना है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ही रहना है, मतलब अर्थ से दूर नहीं जाना। अर्थ के ऊपर रहोगे तो जो इसकी वैल्यू है आपके पास या फिर जो फोर्स होगी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से जो जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही होगी उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, जिसे हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कब होती है कि जब कोई बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद होती है। और असल में अगर बात करें तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, मतलब इतनी नहीं होती। कुछ जगहें हमारे पास ऐसी हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर, मतलब कुछ इलाके हमारे पास ऐसे हैं कि जहाँ पे इसकी वैल्यू के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आता है, ऑल्टर होती है इसकी वैल्यू। सरफेस ऑफ इवन के सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी इसकी वैल्यूज़ के अंदर चेंज आता है। मतलब हम लोगों ने ये एज्यूम करके ये बोला हुआ है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है कि जो हमारे पास ये सरफेस ऑफ अर्थ है ये एक यूनिफॉर्म है, मतलब जो आपके पास ये इसकी शेप है ये यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्म स्फेयर है। हालांकि ऐसे नहीं है, अर्थ के अंदर काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू के अंदर भी जो चेंज आता है। तो ये कहना कि जी की वैल्यू हमेशा हमेशा कांस्टेंट होती है ये गलत है। आप लोग खुद देखें कि जब कोई बंदा जो है वो अर्थ से दूर जाता है, जैसे जैसे दूर जाता है, फ़र्ज़ करो कि ये अर्थ है और आप जो इससे दूर जाते जाओ और स्पेस में पहुंच जाओ, यहाँ कहीं स्पेस में पहुँचे हो आप, यहाँ पे स्पेस में पहुँचे हो, तो किसी चीज़ को आप छोड़ो और ड्रॉप करो, इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो फ़र्ज़ करो कि यहाँ तक है और आप इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए, और अभी किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप नहीं आ रहे, मतलब स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर, और यहाँ पे किसी बॉल को या फिर किसी चीज़ को आप छोड़ो, तो क्या वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगी? सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ नीचे जाएगी? नहीं, वहाँ पे ग्रेविटी होगी नहीं, मतलब वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगी, तो जो जी की वैल्यू है वो भी आपके पास जो है वो वहाँ पे होगी नहीं। वो जो बॉल है या फिर वो जो चीज़ है वो वहाँ पे फ्लोट कर रही होगी, वहाँ पे फ्लोट कर रही होगी। इसी तरह अगर आप जो है वो मून के ऊपर चले जाओ, चांद के ऊपर चले जाओ, तो आपने अक्सर सुना होगा, देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह के अंदर कि चांद के ऊपर जो है वो अगर आप कोई चीज़ छोड़ोगे तो वो सेम एक्सेलरेशन के साथ थोड़ी आएगी। उसके अंदर जी की जो वैल्यू आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थोड़ी होगी, चेंज होती है, 1.6 करके कुछ होती है, 1.6 करके कुछ होती है इसकी वैल्यू, मतलब चेंज होती है।
और इतना दूर नहीं जाओ, मून के ऊपर नहीं जाओ, आप सैटेलाइट की वीडियोस देख लो जो अर्थ के अराउंड हमारे पास सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही हैं, वो भी काफ़ी अच्छे खासे डिस्टेंस के ऊपर होती हैं अर्थ से। तो यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करो लाइफ इन सैटेलाइट, तो नासा वालों ने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो अपलोड की हुई है, और वहाँ पे जब आप लोग उनकी लाइव देखोगे तो वहाँ पे भी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से फ्लोट कर रही हैं। मतलब एक्सेलरेशन, जो वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थोड़ी है, वहाँ पे देखोगे आपके वो जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। कोई चीज़ छोड़ेंगे तो सेम एक्सेलरेशन के साथ जिस तरह हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर चीज़ें नीचे आती हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होगा, और वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। उनकी लाइफ ही बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखो, बड़े मज़े की चीज़ है वो वाली डॉक्यूमेंट्री जो है वो काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव है, और आपको ग्रेविटी के बारे में जो इसके अंदर थोड़ा सा पता भी लगेगा। मतलब ये जो स्मॉल जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, और ये कांस्टेंट है ही नहीं। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हमारे पास कैपिटल जी है। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू जो सेम रहेगी, जो कि कितनी थी, शायद 6.67 और एक्सपोनेंट माइनस का 11 न्यूटन मीटर और पता नहीं क्या इस तरह की थी। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये आपके पास कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। हम कांस्टेंट इस सूरत के अंदर बोल रहे होते हैं कि हम सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद हो। अगर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद हो, और वो भी हमने एज्यूम किया होता है कि इसकी जो हमारे पास पूरी की पूरी सरफेस है वो यूनिफॉर्म है, तो इस कंडीशन के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहती है। ये भी अप्रॉक्सीमेट जो है वो हमने किया हुआ वैल्यू को, कि तकरीबन जो इतनी होती है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली एक डेरिवेशन करेंगे और एक फार्मूला ड्राइव करके लाएंगे कि जिससे हमें ये पता लगेगा कि अगर हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ से जो है वो किसी डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं, सरफेस ऑफ अर्थ से किसी डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं, तो फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये अर्थ है, और इससे इतना डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं, इतना डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं, तो इस हाइट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो जी की वैल्यू वो कितनी होगी। या फिर हमने प्रूव ये करना है कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड के ऊपर जाते जाते हो, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब कि हाइट। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जैसे जैसे आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते जाते हो, जो आपके पास जी की वैल्यू इसके अंदर डिक्रीज आता रहता है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर हम लोग ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर अगर हमने कैलकुलेट करनी हो कि हमारे ऊपर कितनी एक्सेलरेशन की वैल्यू लग रही है, तो उस फॉर्मूले की मदद से जो हम लोग निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये कंसीडर करो कि आप सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर खड़े हुए हो, और यहाँ पे अगर आपने जी की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो हमने जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर एक फार्मूला पढ़ा कि अगर दो बॉडीज़ हैं, एक आपके पास अर्थ है और एक आपके पास जो है ये वाला मास है, एक आपके पास ये वाला मास है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस हो वो आपके पास आर ई के बराबर होगा, क्योंकि ये जो आपके पास मास है, ये जो ऑब्जेक्ट है काफ़ी छोटा सा है और अर्थ जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग आर ई ही लेते हैं। और यही वाली चीज़ हमने मास ऑफ अर्थ के अंदर भी की हुई है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर देखें कि जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर एट अर्थ इतना से लिख दो कि जी एट अर्थ। वर्डिंग वगैरह आप लोग जो है वो नोट्स से देख लेना या गाइड से देख लेना, हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो है वो डेरिवेशन कर रहे हैं कि अगर हम लोग जी एट अर्थ निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि न्यूटन ने जो फार्मूला दिया है हमें, वो क्या है कि F इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और साथ में मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, फिर मास ऑफ द सेकंड बॉडी जो कि ME है, और अपॉन में RE का स्क्वायर, RE का स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला है कि इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, इन दोनों मासेस के दरमियान, इस फॉर्मूले से आएगी। अब हमें पता है कि ये जो फोर्स होती है कि जो अर्थ लगा रही होती है बॉडीज़ के ऊपर, अपने सेंटर के ऊपर उनको खींच रही होती है, इस फोर्स को हमने क्या पढ़ा था कि ये वेट की फोर्स होती है। हमने वेट की डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा था कि वेट वो फोर्स होती है कि जो अर्थ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाती है उन्हें अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए। तो इसका मतलब कि वेट और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों सेम है। आप वेट बोलो या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, सेम एक ही बात है। और यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वाली, ये वेट के ही बराबर होती है, फिर ये वेट की ही फोर्स होती है, और वेट जो है ये आपके पास m इंटू जी के बराबर होता है।
तो क्या इस f की जगह पे m इंटू जी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग m इंटू जी लिखेंगे तो जो इक्वेशन है वो किस तरह से बन जाएगी, जी एम और एम ई और अपॉन में आर ई का स्क्वायर। ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इज इक्वल टू के हमारे पास दोनों इस तरफ है और दोनों सेम साइड के ऊपर है। या फिर ये वाला जो m है यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड होगा और ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे काट दिया इसको पहले ही। तो ये आपके पास स्मॉल g की वैल्यू आएगी जो कि कैपिटल जी एम ई और अपॉन में आर ई का स्क्वायर। मतलब अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू डालो, तो आपके पास तकरीबन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ही वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास ग्रेविटी है एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ। तभी हमने यहाँ पे जो जी ई लगा दिया कि ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ इस वाले फॉर्मूले से जो निकलती है, और इसको बोल दो कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब फ़र्ज़ करो कि आप सरफेस ऑफ अर्थ से ट्रैवल करते हुए कुछ डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया और आप यहाँ पे आके जो है वो रुक गए, मतलब इस हाइट के ऊपर चले गए, अर्थ की सरफेस से इस हाइट के ऊपर चले गए। तो ये आपके पास सेंटर है अर्थ का, और सेंटर से लेकर इसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग आर ई बोलते हैं, और इसका जो मास है वो आपके पास एम ई है, और ये जो है ये वही मास है। मतलब यही वाला जो आपके पास ऑब्जेक्ट था, यही वाला जो मास था, इसे अब हमने उठा के या फिर ये जो है ये ट्रैवल करता हुआ h डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल कर लिया और सरफेस ऑफ अर्थ से इस पॉइंट के ऊपर या फिर इस हाइट के ऊपर जो है वो पहुंच गया। अब अगर यहाँ पे हम लोग निकालना चाहें कि ग्रेविटी की वैल्यू एट हाइट h या फिर जी एच, या फिर ग्रेविटी की वैल्यू एट हाइट h, कि g की वैल्यू एट हाइट h कितनी होगी, ये किस तरह से जो आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला वही होगा न्यूटन वाला, यहाँ पे जो है वो आप लिखो F इज इक्वल्स टू आपके पास G कैपिटल वाला, स्मॉल m ई और अपॉन में आर स्क्वायर होता है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जो न्यूटन की हमारे पास स्टेटमेंट थी ग्रेविटेशनल लॉ की, वो क्या थी कि जो फोर्स है वो एक बॉडी के सेंटर से लेकर दूसरी बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस है, और उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये वाली फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो अब आर ई डिस्टेंस नहीं है, अब जो है वो आपके पास आर ई डिस्टेंस नहीं है। बॉडीज़ के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है अब कितना हो गया है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक आर ई और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एच। तो इसका मतलब कि बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस हो गया है अब वो आर ई प्लस का एच हो गया है, ये आपके पास डिस्टेंस हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे आर ई की जगह अब आ जाएगा आर ई प्लस एच और इसका होल स्क्वायर। इस तरह से जो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। फिर वही वेट की जगह पे जो आप इसकी जगह पे वेट डालो, वेट की जगह पे एम जी डालो, तो एम जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन में आर ई और प्लस एच का स्क्वायर। इस m से ये वाला m कैंसिल होगा तो g एट h जो है वो इक्वल आएगा जी एम ई और अपॉन में आर ई साथ में प्लस h और इसका स्क्वायर। अब ये क्या है, ये है आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू एट हाइट h, कि इस हाइट h के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। इसको बोल दो कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा रहे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवा रहे हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 1, 2 और 1 को डिवाइड करवाएं तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। तो जी एच ऊपर और जी ई नीचे, और यहाँ पे जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस का एच का होल स्क्वायर ऊपर, और फिर डिवाइड के अंदर आपके पास यहाँ पे जी एच है, यहाँ पे जी ई है, और डिवाइड के अंदर ये वाली वैल्यू जी एम ई और अपॉन में आर ई का स्क्वायर। अब इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे जो है वो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जी एच अपॉन में जी ई इज इक्वल्स टू जी एम ई और अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय
आपके पास GME और अपॉन में RE का स्क्वायर। और इस तरह का स्टेप जो हमने पीछे भी जो है वो बहुत बार किया हुआ है, आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी किया होगा कि ये जो डिवाइड का साइन है, अगर इसको हटा के हम लोग मल्टीप्लाई लगाएं, तो ये वाली जो साइड है ये उलट जाती है, ये वाली साइड उलट जाती है। तो एक स्टेप बचाने के लिए, मतलब यहाँ से जगह बचाने के लिए हम लोग ये वाला स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं। आपने क्या करना है कि पहले ये वाला स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करो कि इस डिवाइड के साइन को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करो और इसको जो है पलट दो, ये मैथमेटिक्स का जो है हमारे पास एक तरीका है सॉल्व करने का चीज़ों को। तो जब ये पलटेगा तो RE का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आपके पास जो GME है वो यहाँ पे, अब ये ऊपर नीचे ये कट जाएंगे और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, GH अपॉन GE इज इक्वल्स टू RE का स्क्वायर और अपॉन में RE प्लस H का स्क्वायर, RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ से हम लोग RE को कॉमन लें तो कॉमन यहाँ से आ सकता है, कॉमन यहाँ पे जो है वो अगर इन दोनों टर्म्स में से लें, इसके अंदर तो RE है लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर अगर आपको RE कॉमन लेना है तो RE को जो डिवाइड करवाना पड़ेगा। कॉमन लेके देखते हैं, GH और अपॉन में GE, ऊपर RE का स्क्वायर है और होल स्क्वायर को जो है वो आप फिलहाल एज इट इज़ रहने दो और अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। ये दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म से अगर हमने RE लेना है कॉमन, RE क्यों ले रहे हैं कॉमन, क्योंकि ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, वो अगले स्टेप के अंदर आप लोग देखेंगे। तो अगर ये दो टर्म्स हैं तो फर्ज करो कि RE जो है वो मैंने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो इस वाली टर्म में क्या बचेगा, इस वाली टर्म में RE मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, RE बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 1। मैथमेटिक्स के अंदर आपने किया होगा, कॉमन वाली चीज़ें जो है उसके अंदर सवालात बहुत हैं, तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आ रही होगी। एक और अगर यहाँ से आपके पास जो है वो RE को कॉमन लो, क्योंकि यहाँ पे RE जो था वो मौजूद ही नहीं था और हमारे पास कॉमन लेने का उसूल क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ कॉमन लो तो मल्टीप्लाई करवाओ, मतलब एक स्टेप इसको सॉल्व करो तो वही वाली चीज़ आनी चाहिए जो पीछे है। जैसे हमारे पास अगर ये A स्क्वायर प्लस का AB है, A स्क्वायर प्लस का AB है और इसमें से अगर मैं A को कॉमन ले रहा हूँ तो A प्लस B आपके पास जो आंसर आएगा, A प्लस B आंसर आएगा। इसी तरह से कॉमन लेते हैं और इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने सही सॉल्व किया या गलत, आप इसे सॉल्व करो, यही वाली चीज़ आनी चाहिए। अगर यही वाली चीज़ आ रही है तो इसका मतलब कि आपने जो कॉमन लिया वो सही लिया है। सॉल्व करके देखो कि ये जो A है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बीच में प्लस और AB, तो इसका मतलब कि ये दोनों जो चीज़ें ये सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब कि हमने कॉमन जो है सही लिया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो RE इस वाली टर्म के अंदर नहीं है और अगर हम लोग इसको ज़बरदस्ती का कॉमन ले, इसको ज़बरदस्ती का कॉमन भी बोलते हैं, अगर हम लोग ज़बरदस्ती का कॉमन ले रहे हैं तो RE जो है वो H के नीचे आ जाएगा, RE H के नीचे इस तरह से डिवाइड में आ जाएगा और इससे होगा क्या कि जैसे हमारे पास 1 प्लस H अपॉन RE है और फ़र्ज़ करो कि हमने जो RE कॉमन ले लिया, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, अगर यही वाली चीज़ बन रही है जो हमारे पास यहाँ पे जो क्या थी, अगर हम लोग सिर्फ जो है वो अंदर वाली चीज़ लिखे तो RE प्लस H, अगर आपके पास यही वाली चीज़ बनी इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पे तो उसका मतलब कि आपने जो कॉमन लिया है वो सही लिया है। तो करके देख लो, RE जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो RE प्लस RE जब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो RE इंटू H अपॉन RE, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा कि आपके पास RE प्लस का H, तो उसका मतलब कि हमने सही कॉमन लिया है। और अगर एक और तरीके से इसको समझना है तो आप यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे हमें खुद से एक काम करना पड़ेगा सबसे पहले तो, और वो काम क्या है कि आप इस H के साथ RE को मल्टीप्लाई भी करवाओ और डिवाइड भी करवाओ। कंजुगेट वाली आपने एक्सरसाइज की हुई 2.8 के अंदर हम खुद से चीज़ें जो मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं, मतलब अगर 2 को मल्टीप्लाई भी करवा रहे हो किसी चीज़ के साथ और डिवाइड भी करवा रहे हो तो इक्वेशन बैलेंस रहती है क्योंकि वो कट जाते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने कंजुगेट को भी जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते थे अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ भी अगर हम लोग RE को इस वाली टर्म के अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं तो करवा सकते हैं। RE का स्क्वायर यहाँ पे जो आपके पास RE और यहाँ पे RE मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया हमने और साथ में H जो इसके साथ लगा हुआ है और यहाँ पे जो आपके पास स्क्वायर। अब कॉमन लो,
अब आपको जो सही से समझ में आ जाएगी यहाँ पे कि आर ई का स्क्वायर ऊपर है और यहाँ से हम लोग अगर आर ई को कॉमन लें, स्क्वायर को भी फिलहाल जो है आप एज इट इज़ ऊपर वैसे ही रहने दो। आर ई को अगर कॉमन लो तो आर ई जब इस वाली टर्म में से आएगा बाहर तो एक आर ई और यहाँ पे जो 1 बच जाएगा जब ये हमने पूरा कॉमन ले लिया। और इस वाली टर्म से जब एक आर ई हमने कॉमन ले लिया तो ऊपर वाला आर ई बाहर चला गया, यहाँ क्या बचेगा एच अपॉन आर ई। अब जो समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करो कि इस स्क्वायर को गिरा दो। स्क्वायर जब गिरेगा तो जी एच अपॉन जी ई इज इक्वल्स टू आर ई का स्क्वायर। स्क्वायर इसके ऊपर भी गिरेगा और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर भी गिरेगा, तो आर ई के ऊपर गिरेगा तो आर ई का स्क्वायर और इस ब्रैकेट के ऊपर गिरेगा तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फ़ायदा हमें क्या हुआ कि ये आर ई का स्क्वायर आर ई के स्क्वायर से कैंसिल हो गया और हमारे पास फिर इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से जो हमें मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, जी एच अपॉन जी ई इज इक्वल्स टू ऊपर 1 बच गया जब हमारे पास आर ई का स्क्वायर आर ई का स्क्वायर जो कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 बचा और नीचे जो आपके पास ये पूरा 1 प्लस एच अपॉन आर ई और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला लग रहा है जो कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास a क्या है 1 और b क्या है आपके पास h अपॉन आर ई। तो इसका मतलब कि जी एच और अपॉन जी ई एज इट इज़ रहेगा, ऊपर 1 भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे जो आपके पास फार्मूला खुलेगा तो फार्मूला क्या बताता है कि a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और साथ में b और प्लस b का स्क्वायर। a और b की वैल्यूज डाल दो, यहाँ पे आपके पास 1 आ गया a की जगह पे, a की जगह पे जो 1 आ गया, फिर a की जगह पे 1 और b की जगह पे h अपॉन आर ई, यहाँ पे भी h अपॉन आर ई b की जगह पे। और इसे सॉल्व करो तो जी एच अपॉन जी ई इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे जो है वो 1 का स्क्वायर 1 और 2 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 2h और अपॉन में आर ई आएगा और ये जो है आपके पास एच स्क्वायर और अपॉन आर ई का स्क्वायर, जब स्क्वायर दोनों के ऊपर ये देगा। अब यहाँ पे हम लोग इस वाली वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्टिंग हायर पावर्स, निगलेक्टिंग हायर पावर्स बिकॉज h अपॉन आर ई का स्क्वायर इज़ टू स्मॉल। इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि h जो है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम, मतलब ये जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं या फिर ये जो फॉर्मूला बना रहे हैं ये स्मॉल हाइट्स के लिए बना रहे हैं कि मतलब थोड़ी सी हाइट के ऊपर आप अगर चले गए और क्या बोलते हैं आपके पास जो जी की वैल्यू वो कितनी आएगी, थोड़ी सी हाइट हो गई है, कुछ 200 किलोमीटर हो गई, 2000 किलोमीटर हो गई, 4000 किलोमीटर हो गई, मतलब कुछ लिमिटेड हाइट है। और अगर आप डालो इसकी जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी है शायद 6.38 है और एक्सपोनेंट आपके पास 6 है या पता नहीं 8 है। आर ई की वैल्यू 6.4 एक्सपोनेंट 6.4 एक्सपोनेंट 6 सही लिखी थी हमने, 6.4 एक्सपोनेंट 6 और साथ में आपके पास मीटर। और एच की जो वैल्यू है वो आप जो है वो 4000 डाल के देख लो, 4000 ये भी अच्छी खासी वैल्यू है, 4000 मीटर। तो इसको सॉल्व करो, एक तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू आएगी। जब आप इन्हें डिवाइड करोगे 4000 को ऊपर h और नीचे आप जो डिवाइड करो 6.4 एक्सपोनेंट 6 से तो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू आ रही है, 6.25 एक्सपोनेंट माइनस का 5, इसका मतलब बहुत पीछे जा रहा है। और दूसरा कि इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, इसका स्क्वायर लो, स्क्वायर लेने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है, मतलब 0.00000000006। इसका मतलब कि इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हायर पावर को हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी आती है हमारे पास। तो इस वाली चीज़ को जब हम लोग निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, जी एच अपॉन में जी ई इज इक्वल्स टू आपके पास ऊपर जो है वो 1 है, नीचे 1 प्लस 2h और अपॉन में आर ई, इसको जो हमने निगलेक्ट कर दिया तो ये आपके पास जो है वो एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर अगर आपसे पूछी जाए कि कितनी है, अगर इसकी पावर पूछी जाए कितनी है
तो आप सबको पता होगा कि इसकी पावर जो है वो 1 है। अगर यहाँ पे a लिखा हुआ है, इसकी पावर अगर आपसे पूछी जाए तो 1 है। किसी भी चीज़ की पावर आपके पास 1 होती है। अगर कुछ भी नहीं होती पावर तो उसकी पावर 1 होती है। और ये भी चीज़ आपको पता होगी कि 1/a इस तरह से लिखा हो, तो अगर इसको a को हम लोग ऊपर लेके जाएं तो इसकी पावर माइनस हो जाती है। इसकी पावर 1 है, अगर ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ये भी आप लोगों को जो है पता होगा। तो अगर हम इसे ऊपर लेके जाएं तो इसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। तो GH/GE इज इक्वल्स टू 1 या फिर 1 को जो है वो हम लोग मतलब इसको पूरे को ऊपर लेके जा रहे हैं तो 1 + 2H में RE, और जो इसकी पावर है वो आपके पास -1 में हो जाएगी। अब यहाँ से जो अगला स्टेप है वो आपकी बुक के अंदर भी, गाइड बुक के अंदर भी जो है वो आगे सॉल्व नहीं करवाया हुआ, डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना भी नहीं है, क्योंकि ये इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके लेवल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मतलब यहाँ पे टेलर सीरीज़ लगती है या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगती है, और वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। और इवन कि टेलर सीरीज़ जो है वो मज़ीद हायर लेवल की जो वो चीज़ है। तो यहाँ से आगे जो है वो डायरेक्ट आपने एक स्टेप जो है वो करना है, याद रखना है, रटना है उसको, जो आपकी बुक के अंदर भी डायरेक्ट उन्होंने दिया हुआ है क्या कि GH/GE, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास वो सिर्फ ये आएगा कि 1 और बीच में प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा 2H/RE। यहाँ पे ये नहीं हुआ कि ये वाला जो माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये नहीं समझना। ये बाकायदा जो है वो पूरा एक्सपेंड होने के बाद सॉल्यूशन आया है। यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो बीच में से कुछ चीज़ें गायब है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह से आएगा। ऐसा नहीं हुआ कि ये प्लस और माइनस माइनस हो गई तो यहाँ पे माइनस आ गया, वो गलत है। ये टेलर सीरीज से या फिर बाइनोमियल सीरीज से जो एक्सपेंड होगा, और उसके बाद जो आपके पास ये रिजल्ट आएगा बुक में जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है, तो आपने भी डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है, आपने जो है वो सोल्यूशन के अंदर नहीं जाना है इसकी। अब यहाँ पे हमें GH की वैल्यू चाहिए, तो GH इज इक्वल्स टू ये GE यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो GE इंटू 1 माइनस का 2H और अपॉन में RE। और ये आपके पास जो है वो फार्मूला है कि जिस फार्मूले की मदद से आप निकाल सकते हो हाइट के ऊपर G की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू, कि अगर आप अर्थ से किसी हाइट के ऊपर चले जाओ और उस हाइट के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो आप देखो कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। इस फार्मूले के अंदर रखो। RE की वैल्यू आपको पता है 6 अभी हमने देखी 38 या फिर 6.4 राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 4, और एक्सपोनेंट 6 मीटर है। और हाइट जितनी भी है 9G एट ग्रेविटी एट अर्थ कितनी होती है, G की वैल्यू एट सरफेस ऑफ अर्थ हमने कितनी एज्यूम की हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको पता है, और H जो है वो आपने डालना है जितने भी हाइट के ऊपर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि अगर हम लोग अर्थ से इतनी हाइट के ऊपर चले जाएँ तो G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हाइट के ऊपर चले जाएँ तो अर्थ की हमारे पास G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो इस फॉर्मूले से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग ये देखोगे वैल्यूज़ वगैरह डाल के कि आपके पास जो G की वैल्यू वो हमेशा कम आएगी। हाइट आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे जो आपके पास वैल्यू है वो कम होती जाएगी। एक जुमला है यहाँ पे जो है वो बुक के अंदर भी लिखा हुआ और गाइड के अंदर भी लिखा हुआ है, वो आप इस डेरिवेशन के बाद जो लिख देना कि the above equation shows that greater the value of H, the smaller the value of GH, और the value of G decreases with altitude। बस यहाँ पे जो है वो आप थोड़ा सा गाइड याद तो गाइड से ही करोगे, तो यहाँ से जो वो देख के लिख दो, या फिर यहाँ पे जो है वो आप आखिर में ये लिख दो कि hence proof that G decreases with आपके पास altitude। और आपने ख़ुद अगर चेक करना है तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ डाल के देख लो। फ़र्ज़ करो कि हम अर्थ से कितने किलोमीटर दूर चले जाएं, कितने मीटर दूर चले जाएं, 5000 मीटर पे देखते हैं कि क्या होता है। ये आपके पास अर्थ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका RE है, और सरफेस ऑफ अर्थ से फ़र्ज़ करो कि आप जो है वो 5000 मीटर तक दूर चले गए। 5000 मीटर, और अच्छे खासे मीटर होते हैं। 5000 मीटर तक दूर आप चले गए तो ये आपके पास H की वैल्यू हो जाएगी। तो आप बताओ कि इस हाइट के ऊपर G की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितनी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके ऊपर लग रही होगी। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर डाल दो
ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल्स टू जी ई जो आपके पास 9.8 है, और यहाँ पे 1 माइनस का 2 इंटू एच, 2 इंटू 5000, ये 5000 हो गया, और यहाँ पे 5000, हाँ इतना ही था 5000, और नीचे जो आपके पास 6.4 या फिर 6.38 एक्सपोनेंट 6। तो इसको सॉल्व करके देखो आपके पास जो वो क्या वैल्यू आ रही है। हमेशा या फिर लाजमी यहाँ पे जो जी की वैल्यू 9.8 से कम होगी, 9.8 से यहाँ पे हमेशा कम होगी या फिर लाजमी तौर पे कम होगी। तो सॉल्व करके देखते हैं। आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 5000 और डिवाइडेड बाय आपके पास 6.38 एंड एक्सपोनेंट 6, 1 को माइनस करो जो आंसर आया आपका उसमें से, और इसको मल्टीप्लाई करवाओ 9.8 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.78, 4 और साथ में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा कि 9.8 से 9.78 हो गई। उसका मतलब कि अगर 5000 मीटर आप सरफेस ऑफ अर्थ से दूर चले जाओ तो आपके पास जो जी की वैल्यू है वो कम होती है, 9.7 हो जाती है। इसी तरह अगर आप लोग 15000 लिख दो यहाँ पे, इसकी जगह पे 15000 किलोमीटर, मतलब आप 5000 नहीं 15000 किलोमीटर तक दूर और मज़ीद दूर चले जाओ तो कितना फ़र्क आएगा जी की वैल्यू के अंदर, ये भी कैलकुलेट करके देख लो। इससे और ज़्यादा कम आएगा, इससे और ज़्यादा कम आएगा। तो देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 15000 एंड डिवाइडेड बाय 6.38 एक्सपोनेंट 6, 1 को माइनस करो इसमें से और मल्टीप्लाई करवाओ इसको 9.8 से, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.75 और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.78 से कम होकर 9.75 हो गई। तो उसका मतलब कि आपके पास जैसे जैसे आप सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाते जाओगे जो आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो ये हमारे पास जो थी वो डेरिवेशन थी या फिर एक कॉन्सेप्ट भी था जिससे हमने ये देखा कि जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है या फिर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एज्यूम किया होता है कि ये कांस्टेंट है। अगर इससे दूर जाओगे, एल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे, तो इसकी वैल्यू के अंदर जो है वो डिक्रीज़ आता है या फिर इसकी वैल्यू ऑल्टर होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।